हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीएम राणा। आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के विषय में। तो इससे जानने से पहले आप सभी को शुभकामनाएं। आने वाले 7-8 अगस्त को टीजीटी की परीक्षा है और उसके बाद पीजीटी की परीक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ये मेरा चैनल है आउटपेस स्टडी पॉइंट, इसमें आप 21-22 के जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं उनको टारगेट करके आप इस चैनल को आगे लगातार देखेंगे तो आप आगे आने वाली परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। और जिन भी भाइयों ने मेरे इस चैनल को पिछले दिनों में सब्सक्राइब करा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के विषय में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के किन परिस्थितियों में पारित हुआ, इसके पारित होने के क्या क्या कारण रहे, देखते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि 1861 में जो स्थापित विधान परिषद में जो गैर सरकारी तत्व थे, जो सदस्य थे, वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो ये कौन से सदस्य थे कि मैंने आपको बताया था कि जो 1861 में जो एक विधान परिषद बनी थी, एक तो थी, देखिए, भारत सचिव की परिषद जो 15 सदस्यों की थी, वो इंग्लैंड में बैठती थी। और दूसरी वायसराय की परिषद जो इंडिया में थी। तो वायसराय की परिषद में 61 तक 5 सदस्य थे, 74 में छठा सदस्य जुड़ेगा। तो वो पीडब्ल्यूडी वाला सदस्य 1874 में जुड़ेगा। परंतु अभी तक वो 5 सदस्य थे 61 तक। वो उन पांच सदस्यों में जो वायसराय की परिषद में थे उसमें तो भारतीय कोई नहीं था, परंतु और उनको कैनिंग ने अलग अलग विभाग दिए थे पांचों को। और जो एक अलग से कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सदस्य थे। ऑफिशियल में भी भारतीय नहीं थे, ऑफिशियल मतलब सरकारी सदस्य, और दूसरे गैर सरकारी। जो गैर सरकारी सदस्य थे उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 भारतीयों को जगह दी गई थी, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीनों जो हैं बड़े बड़े राजा थे और बड़े बड़े उस समय के व्यक्ति थे, जो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के चाटुकार थे और वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। और 3 आदमी इस इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। तो ये भी मांग हो रही थी कि भाई इसमें सदस्यों को बढ़ाया जाए, भारतीयों को और ज़्यादा जगह दी जाए। तो एक तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीयता ने उभरना आरंभ कर दिया था। लोगों ने अपने देश के विषय में सोचना शुरू कर दिया था। तो क्या सोचने लगे थे, तो आइए उसे देखते हैं। आज जो 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, उससे जो विद्या का प्रसार फैला, तो उससे भी जब लोग बच्चे, नए नए लड़के बच्चे पढ़ने लगे, तो उससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना उभरी। और जब शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना शुरू करा, तो उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेजों में और हमारे में क्या फ़र्क है, और हमें ये घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इससे भी राष्ट्रीयता की भावना उभरी। दूसरा, 1857 के विद्रोह के जो बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा जो दमन की नीतियां चलाई गईं, तो उससे भी लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा का माहौल बना। और भारतीय जो जानपद सेवा थी, इंडियन सिविल सर्विस के जो अधिकारी थे, बहुत दम्भी और घमंडी होते थे, और जनता के बीच और उन अधिकारियों के बीच खाई बढ़ती चली गई। और जो लॉर्ड लिटन के प्रशासन के समय में भारतीयों पर जो कटुता बढ़ गई बहुत ज़्यादा। एक तो 1878 में जो लॉर्ड लिटन थे, जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने क्या करा, 2 अधिनियम पारित किए। एक भारतीय समाचार पत्र अधिनियम और दूसरा भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो इससे भी जनता में बहुत बड़ा जो है विरोध उभरा और अपने देश के बारे में सोचने पर, क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप कुछ भी ऐसा ये लगभग अंग्रेजों के खिलाफ छापेंगे तो आपका जो है प्रेस जब्त कर लिया जाएगा। और शस्त्रों पर भी कि लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया। उस समय तक सभी लोग लगभग शस्त्र रखते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा और आम जनता भी, परंतु उस समय लाइसेंस रख दिया। और इससे जो यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, उन्हें छूट दे दी, मतलब बराबरी का माहौल नहीं रखा गया। और तभी यहाँ पर भारतीयों पर
भारतीय सरकार तथा अंग्रेजी सरकार के बीच सूती कपड़े पर 5% आयात कर हटाने के लिए विवाद हो गया। यानी कच्चा माल तो जो इंडिया से जाता था, फिर इंग्लैंड से सूती वस्त्र जो बनकर आता था उसके आयात पर भी 5% कर लगाया जाता था। तो इससे भी लोगों की आंखें खुली और जनता में पढ़ लिख कर अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। ये तीनों कारण आपके हो गए। तो ये 3 कारण तो ये थे। आगे देखते हैं और कारण कि चौथा कारण देखिए, भारतीय सरकार और अंग्रेजी सरकार, ये मैंने बता दिया आपको कपड़े का, जो सूती कपड़े का। इसी से बाद इल्बर्ट विल विवाद हो गया कि इसमें इल्बर्ट विल विवाद में ये था कि जो जज होते थे, जो इंडियन जज होते थे, वो यूरोपीय लोगों के मुकदमे नहीं सुन पाते थे, परंतु इसमें कुछ ऐसा बना कि इससे ये इल्बर्ट विल विवाद ज़्यादा गहरा गया और भारतीय जनता में ये बात फैली कि देखो कितना भाई भेदभाव है। एक जज है जो बना है, क्या वो इंडियंस के ही मामले देखेगा? अगर वो इंडिया में कोई जज बना हुआ है तो वो भाई यूरोपीय जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके भी मामले देखेगा। इसी बीच में 1885 में इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ, भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जो लॉर्ड कहा जाता है कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इसे उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया था। परंतु धीरे धीरे जो 88 तक, 85 से 88 तक आते आते कांग्रेस में भी परिवर्तन हो गया और वो भी संवैधानिक सुधारों की बात करने लगी। अब देखिए अगला, लॉर्ड डफरिन का गुप्त रूप से परिषदों को उदार बनाने का सुझाव इंग्लैंड भेजना। तो लॉर्ड डफरिन भी यहाँ पर ये समझने लगे कि भाई जो परिषद बनाई गई हैं इनको थोड़ा उदार बनाया जाए और भारतीयों को थोड़ी जगह दी जाए। तो और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के महत्व को समझा और उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझदारी दिखाई और उन्होंने सोचा कि कहीं दूसरा आंदोलन ना हो जाए अब, क्योंकि अब तो कांग्रेस भी एक बड़ी संस्था के रूप में आगे आ चुकी है। तो उन्होंने गुप्त रूप से परिषदों को उदार बनाने का सुझाव इंग्लैंड भेजा और अपनी परिषद की एक समिति की नियुक्ति भी की, जो प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनके पद को ऊंचा करने के लिए, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उनमें आंशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने के लिए और एक राजनीतिक संस्था के रूप में उनका प्रसार करने की योजना बनाए। तो ये चीज़ लॉर्ड डफरिन ने इंग्लैंड भेजी। तो जब 1890 में लॉर्ड क्रास के सुझाव पर इस प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। तो रूढ़िवादी दल की सरकार थी 1890 में इंग्लैंड में। तो भारत सचिव जो थे लॉर्ड क्रास थे उस समय 1890 में। तो इनके सुझाव पर प्रस्ताव पेश कर दिया, परंतु ये प्रस्ताव जो है 1892 में संसद द्वारा पारित हुआ। ये 2 साल लग गए। इसे भारतीय परिषद अधिनियम की संज्ञा दी गई तब, जहाँ पर 1892 में 1892 में ये प्रस्ताव पास हुआ। आइए देखते हैं एक्ट की धाराएं क्या कहती। ये तो थे देखिए कारण, क्या क्या कारण रहे, कैसा बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से हमारा जो है 1892 का अधिनियम पारित हुआ। सभी कारणों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस एक्ट द्वारा, पहला देखिए, इस एक्ट द्वारा विधान परिषद को बजट पर वाद विवाद का अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले तो इसमें बजट पर पहले कोई वाद विवाद नहीं होता, तो जो बजट पेश कर दिया ठीक है। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछ सकते थे। तो यहाँ पर भारतीयों को थोड़ा सा अधिकार मिल गया कि वो बजट पर बहस करने का उनको अधिकार मिल गया, परंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब ये अनुपूरक प्रश्न क्या है कि सबसे पहले तो भारतीयों को 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था। कौन से भारतीयों को? जो कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्य थे। अब इसके द्वारा वहाँ पर केंद्रीय जो वायसराय की समिति थी वहाँ पर 8 से 20 सदस्य कर दिए और यहाँ पर इन लोगों को यह अधिकार दिया गया जो भारतीय थे वहाँ पर कि आप जो हैं प्रश्न तो पूछ सकते हैं, परंतु आपको 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और जो भी उत्तर वहाँ पर दिया जाएगा आप उस पर दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते। उस उत्तर के बारे में जो भी आंसर आपको दिया जाएगा, यानी उस पर दोबारा से प्रश्न क्रॉस कर प्रश्न नहीं पूछ सकते। जो उत्तर दे दिया ठीक है, आपको उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ये आ गई, चलो थोड़ी शुरुआत हो गई।
दूसरा, इस एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये तो मैं आपको बताया, वहाँ केंद्रीय विधानसभा में 8 से 20 सदस्य कर दिए गए भारतीयों की। तीसरा, प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या आधी कर दी गई। अब यहाँ पे मनोनीत सदस्य बनाए गए कि यहाँ पर क्या करा गया, जो प्रांतों में वायसराय 5 को वायसराय भेज रहा था चुनकर, प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो प्रांतीय परिषद थी उसमें कुछ लोग इलेक्ट होकर आ रहे थे। वो जो है कहाँ से आ रहे थे, पहले तो लेफ्टिनेंट जो बम्बई मद्रास वगैरह की थी, इसमें क्या हो रहा था, प्रांतीय परिषदों में विश्वविद्यालय से सदस्य मनोनीत होकर आ रहे थे, ठीक है जी। और जमींदार, जो कुछ जमींदार थे वो अपने किसी सदस्य को मनोनीत करके भेज रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रहे थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आ रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य आ रहे थे। परंतु इससे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय तक पहुँच रहे थे। जैसे बंगाल प्रांत में 20 सदस्य तक, मद्रास में भी 20 तक, और बम्बई में 8 सदस्यों की सीमा करी गई, अवध में 15, और नॉर्थ वेस्ट में जो प्रोविंशियल थी नॉर्थ वेस्ट बंगाल वाली, वहाँ पर 15 सदस्य की सीमा कर दी गई कि गैर सरकारी सदस्य जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में इतने सदस्य वहाँ जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें एक और ये कर दिया गया कि चाहे वो प्रांत हो या केंद्रीय परिषद हो, तो इसमें कोई भी सदस्य 2 माह तक परिषद की कार्रवाई से में सम्मिलित नहीं होगा तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। यहाँ पर रिक्त समझा जाएगा, लिख नहीं, ये गलत टाइप हो गया लिखा, उसमें रिक्त समझा जाएगा, यानी उसको पद से हटा दिया जाएगा। एक यानी आपको परिषद की कार्रवाई में सम्मिलित होना जरूर पड़ेगा। 5वां, इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर ली गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या है, देखिए यही है कि जो प्रांतों में विश्वविद्यालय से आ रहे मनोनीत होकर, कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं था, वहाँ विश्वविद्यालय की समिति किसी को मनोनीत करेगी और भेज देगी प्रांतीय परिषद में। जमींदार ऐसे ही किसी को भेजेंगे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाले, म्युनिसिपल वाले, तो यही था, यहाँ पर इस पद्धति की शुरुआत हो गई। इसका महत्व देखते हैं। महत्व देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो उस समय वायसराय थे लैंसडौन 1892 के समय में भारत में, उनकी कार्यकारी परिषद, उनकी जो परिषद थी उसमें उस समय तक 6 सदस्य हो गए थे, और 6 से जो कार्यकारी परिषद थी अलग से, वायसराय की परिषद से अलग एक कार्यकारी परिषद थी जिसमें ऑफिशियल यानी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य थे, वो 6 से 12 हो सकते थे। परंतु अब जब कांग्रेस ने डिमांड कर दी कि नहीं है सदस्य बढ़ाओ, तो अब इसमें 10 से 16 सदस्य कर दिए, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। अब इन 10 से 16 सदस्यों को कैसे मनोनीत किया जाता था, देखिए 5 को वायसराय मनोनीत करता था, ठीक है, और 4 जो हैं बंगाल, एक बंगाल से, एक बम्बई से, एक मद्रास से 4 सदस्य आते थे, और एक नॉर्थ वेस्ट से, और एक कलकत्ता से। तो ऐसे कर करके सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य आते थे, और वित्त पर भी डिस्कस होने लगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, जो कांग्रेस की एक डिमांड थी कि ICS भारतीय जानपद सेवा परीक्षा जो इंग्लैंड में ही होती थी उस समय तक, वो अब इंडिया में भी होने लगी। तो आइए अब इसका महत्व देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के कार्य विस्तृत कर दिए गए। अब बजट पेश होने लगा, डिस्कस होने लगा, विभाग बढ़ गए, तो इसके कार्य विस्तृत हो गए। तो एक तो यहाँ पर यह काम हो गया कि भाई उत्तरदायित्व की ओर कदम बढ़ गया। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा सदस्यों को बजट पर साधारण विचार व्यक्त करने तथा व्यय में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार मिल गया। यानी जो सदस्य थे कार्यकारिणी के, वो बजट पर साधारण विचार, यानी पर्सन पूछ सकते थे, अब जो आंसर देंगे उसको मानना पड़ेगा, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। व्यय में कुछ जो भी
व्यय में कमी के लिए कह सकते थे, बढ़ोतरी के लिए कह सकते थे, वह कह सकते थे, पर उनके कहने से कार्य हो या ना हो ये उनका मर्जी वायसराय की जो मेजोरिटी थी, क्योंकि वायसराय नॉमिनेट ज़्यादा कर रहा लोगों को, उसी के लोगों की मेजोरिटी, उन्हीं की पावर थी। एक तरह से यहाँ पे इंडियंस को केवल गुमराह करा गया। तीसरा देखते हैं कि संसदीय उत्तरदायी सरकार के आरंभ करने के लिए मार्ग का निर्माण हो। आगे आने वाले समय में संसद के प्रति जो सरकार जो कार्य जो अभी व्यक्ति आएंगे सरकार में, वो उनके प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। इस चीज़ का यहाँ पर लिए मार्ग बना दिया गया। आने वाले समय में इसका भी आगे मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि संसदीय उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत में हो। आइए देखते हैं 1892 के परिषद अधिनियम के दोष क्या क्या थे। विधानमंडलों की जो शक्तियां भी बहुत सीमित थी, विधानमंडलों की जो शक्तियां थी बहुत सीमित थी, वो ज़्यादा कार्य भारत में नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, चुनाव संबंधी नियम पक्षपातपूर्ण थे, कि चुनाव संबंधी जो नियम थे वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण थे। वायसराय बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को नॉमिनेट कर रहा था, और जो विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्ति पहुंच रहे थे भारतीय, उनको जो है मनोनीत करके भेजा जा रहा था, और भारतीयों को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था, और बजट पर देखिए क्रॉस पर्सन पूछने का भी अधिकार नहीं था। तो ये भी एक बहुत पक्षपातपूर्ण तरीका था। तीसरा, गैर सदस्यों की संख्या में की गई वृद्धि संतोषजनक नहीं थी। जितनी भी वृद्धि की गई थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी अलग से बनाई गई थी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल वाली। उसमें जो नॉन ऑफिशियल में जो भारतीय थे उनकी जितनी संख्या बढ़ाई गई थी वो कम थी। हमारे इतने बड़े देश के लिए वो संख्या पर्याप्त नहीं थी। जनता को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो सका। जो भी जितने भी ये कार्यकारिणी परिषद वायसराय की परिषद थी, जनता का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें देखिए कुछ 2-3 प्रश्न है, और कुछ प्रश्न आप पढ़ेंगे तो वो आपको आ जाएंगे। नॉर्मली ये इसमें से ये 3-4 प्रश्न ही ज़्यादा आते हैं। किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता वोट नहीं डाल रही है, तो वो तो प्रत्यक्ष होता था। अगर डायरेक्ट जनता वोट डालती तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में संसदीय उत्तरदायी सरकार के आरंभ करने के लिए मार्ग का निर्माण? यहाँ केवल एक मार्ग का निर्माण हुआ। तो ये 1892 के अधिनियम द्वारा मार्ग का निर्माण हुआ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय जानपद सेवा ICS की परीक्षा भारत में होने लगी? ये 1892 के नियम द्वारा होने लगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये डिमांड करी थी उस समय पे। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आगामी आने वाली TGT और PGT की परीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।